आइए दोस्तों, विश्व भारती में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में जो भारत आने वाले जो विदेशी यात्री थे। भारत आने वाले जो विदेशी लेखक कहिए, भारत आने वाले विदेशी लेखक, भारत आने वाले जो विदेशी लेखक हैं जो आए किसी शासक के साथ। देखिए, इतिहास ये कहता है कि कोई भी शासक, विदेशी शासक जो आक्रमण करता था या भारत के कुछ भूभाग पर कब्जा कर लेता था, उसके साथ एक कवि या लेखक या सेनापति आते थे उसके साथ, और भारत के संबंध में जो विवरण प्रस्तुत करते थे, जो अपने लेखों में, जो अपने किताबों में विवरण करते थे। उससे मिलता है कि भारत का इतिहास हमें कितना पुराना है। वैसे तो भारत का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले भारत का इतिहास, या तो आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िएगा या वैदिक काल पढ़िएगा, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग को ऐसे जानकारी मिलती है कि उस समय, सोचिए कि उस समय इतना विकसित था हमारा सिंधु घाटी में। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब कि जो सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता मिली है, जो 1921 में जब दयाराम साहनी ने जो खुदवाई किया, तो बहुत सारे नगर बसे हुए मिले। सोचिए उस समय कितना विकसित था हमारा भारत। और कहना क्या है कि उस समय ईंटों का प्रयोग हो चुका था। उस समय ईंट के मकान मिलते हैं। बहुत सारे इतिहास है, बहुत सारे इतिहास की दृष्टि से। लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम भारत के उस काल की बात चर्चा करने वाले, जो बीच में, या आधुनिक भी मत कहिए, आधे ऐतिहासिक भी मत कहिए, पुरातात्विक स्रोतों से जो हमारे भारत में जो विवरण मिलता है कि भारत में उस समय व्यापार संस्कृति कैसी थी। आइए उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो इतिहासकार, जो लेखक जो आए भारत में, उन्हें अपने किताबों द्वारा और लेखन द्वारा बताया कि भारत में उस समय सभ्यता कैसी थी और उस समय भारत की संस्कृति कैसी थी। आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले टेसियस, ये ईरान के ये विदेशी यात्री थे, ईरान का राजवैद्य थे। ये कौन थे? टेसियस ईरान देश है, ईरान देश के ये राजवैद्य थे। राजवैद्य मतलब जो राजा महाराजा के जो चिकित्सक में काम करते थे, जो राज दरबार में रहते थे, आयुर्वेदिक जो काम करते थे, दवा दारू के, वो उनको हम राजवैद्य कहते हैं। वैद्य मतलब डॉक्टर, राज मतलब राजा का वैद्य। तो टेसियस ईरान देश के थे। ये आए भारत के बारे में ये बहुत कुछ लिखे। ईरान के राजवैद्य थे। इनका संबंध, इनका इतिहास इतना, इनका विवरण इतना इतिहास में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अविश्वसनीय या अफवाहों पर ज्यादा आधारित है। लेकिन सबसे पहले आते हैं हेरोडोटस। दोस्तों, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण भी यही क्वेश्चन है, इतिहास के पिता। बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि इतिहास के पिता किसे कहते हैं, तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। इन्होंने अपने ही पुस्तक हिस्टोरिका में, इनकी एक पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक में, हिस्टोरिका में, इतिहास के पिता हेरोडोटस अपनी इनकी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत के संबंधों में बहुत सारे आश्चर्यजनक विवरण किए हैं। ईरान के संबंध से यह बिलोंग करते हैं। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस ईरान के संबंध में वर्णन किया है, परंतु इसका वर्णन अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। उतना यह विवरण नहीं मिलता है। अनुश्रुतियों और अफवाहों पर ज्यादा आधारित है। लेकिन बहुत सारे वर्णन इनके लेखों में, इनकी किताबों में, हिस्टोरिका में बहुत सारे वर्णन देखने को मिलता है, जो इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे, आर्नेसिडिकस, अष्टुबुलस निरियाकस सिकंदर का जल सेनापति था। कौन था? जल सेनापति।
देखिए इतिहास में अगर सबसे ज्यादा रोचक जानकारी अगर पढ़ने को मिलती है तो सबसे ज्यादा सिकंदर को मिलता है। सिकंदर सिकंदर को हम सिकंदर महान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिकंदर महान। महान इसलिए कि पूरे करीब करीब पूरे विश्व पर, या तो कहिए कि विश्व विजेता इसलिए कहते हैं कि वह करीब करीब सबको जीत चुका था। बैक्टीरिया जितने भी अब उस समय जो राज्य हुआ करता था, फारस का था, यूनान का था, जितने भी यूनानी राज्य थे पड़ोसी हुए, जितने भी, जहां तक इसका जितना क्षेत्र विस्तार हुआ, सिकंदर ने जितना विस्तार किया, कहीं इसके अलावा इसके शासक के अलावा और किसी ने उतनी बहादुरी के साथ सेना का विस्तार नहीं किया। भारत के साथ इस उन्होंने भारत के साथ एक राजा पोरस का आता है जिक्र, राजा पोरस जो गंगा नदी और घाटी के बीच में जो क्या कहते हैं, झेलम नदी और घाटी के बीच में पुरु नाम का राज्य था जिसमें पोरस राजा हुआ करते थे। उन्होंने इतनी बहादुरी के साथ सिकंदर के साथ युद्ध किया दोस्तों, इतनी बहादुरी के साथ कि सिकंदर आखिर जीता, लेकिन सिकंदर बहुत इनकी बहादुरी के साथ खुश हुआ और राज्य सब लौटा दिया, सारा राज्य लौटा दिया। तो ये हमारी ऐतिहासिक दृष्टि से ये हमें सही लगता है। इसलिए सही लगता है कि सिकंदर का जो इतिहास है वो बहुत नजदीकी में मिलता है। वैसे तो सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व में भारत आया और 325 ईस्वी पूर्व में भारत से वो लौट गया। मध्य 33 वर्ष की 33 ईसा पूर्व की अवस्था में 33 ईस्वी में ही वो यहाँ से अपने बेबीलोन में जाकर उसकी मृत्यु की प्राप्ति हुई, वो मर गया कहा जाता है। लेकिन सिकंदर बहुत ही महान था। सिकंदर के साथ आने वाले आनेसिरिकस, अस्ट्रोबुलस, निरियाकस, ये सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये सब उनके साथ आने वाले लेखक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में बहुत ही भारत के बारे में, मौर्य युगीन के बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। मौर्य वंश जो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। जैसा कि पता है कि मौर्य वंश सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था। इसने अपनी किताबों में, अपनी इंडिका एक किताब है जो मेगास्थनीज के द्वारा रची गई है, इंडिका में मौर्य युगीन काल में कहे तो सिकंदर थी चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य युगीन जो बारे में जो इतिहास मिलता है उसके बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है मौर्य काल का। जैसा कि इतिहास में हमने पहले ही एक दो सिकंदर के और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पढ़ाया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे नहीं राजा बना, इसके राजा बनने के पीछे चाणक्य जी ने हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे, जो आगे चलकर इन्होंने चाणक्य के ही प्रयास से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी और बाद में चाणक्य ने ही प्रधानमंत्री का पद जो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही चाणक्य प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे। बहुत ही एक इनको कहिए कि चाणक्य बहुत ही राजनीतिक और विश्लेषक थे, बहुत ही मतलब लेखक भी थे। इनके बारे में सारे मतलब गुण पाए जाते हैं। चाणक्य के बारे में कहिए तो बहुत ही कम है। तो इनके ही प्रयासों से मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश का अपना एक पुराना इतिहास है। कभी हम जब मौर्य वंश की चर्चा करेंगे तो बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आने वाले विदेशी यात्रियों की चर्चा, उसके बाद डाइमेकस जो सीरियन नरेश था जो आया था भारत में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। उसके बाद एंटियोकस का डाइमेकस सीरियन नरेश था, सीरिया का नरेश था। क्या कहते हैं इसे, एंटियोकस का ये राजदूत था जो भारत आया था। बिंदुसार के दरबार में आया था। डाइमेकस किसके दरबार में था?
बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार को सिसेन भी कहा गया है। तो बिंदुसार के दरबार में सिरिया नरेश आया था, एंटियोकस का राजदूत था डायमेकस, सिरिया बिंदुसार के दरबार में आया था। और इसने भी अपनी किताब में मौर्य युग, मौर्य काल, इसने भी मौर्य काल, देखिए कोई भी इतिहासकार या कोई भी लेखक जो भी भारत आया, चाहे जो भी भारत से गया, मौर्य काल के बारे में जितनी हमें जानकारी मिलती है, मौर्य काल के बारे में क्यों लिखते हैं? क्योंकि मौर्य काल, चंद्रगुप्त अकेला ऐसा भारतीय शासक था, अकेला ऐसा भारतीय शासक था जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया, पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। ऐसा सम्राट शायद इतिहास में अभी नहीं मिला, उस समय भी नहीं मिला होगा, जितना चंद्रगुप्त मौर्य ने अकेले एक भारत को एक सूत्र में बांध दिया। ऐसा इसलिए मौर्य काल इसलिए इतना विख्यात है क्योंकि इसके शासनकाल में इतने सारे विदेशी आए, और जितने भी विदेशी आए, तो देखिए विदेशी जो किताब है, जो विदेशी लेखक आए, उसके बारे में ज्यादा लिखेंगे, जो ज्यादा दिन तक चला, जिसका एक छत्र राज काल, पहली बार केंद्रीय राज्य थी, मतलब केंद्र में सत्ता था पहली बार मौर्य काल में जो था, सब चीज विभाजित था। और मौर्य काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कभी, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसी सत्ता, ऐसा चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता को, ऐसा सत्ता संभाल रखा था जो केंद्र में रहते हुए सारे चीजों को बांट दिया था कि द्वारपाल अलग रहेगा, अंगरक्षक अलग रहेगा, सीमा पे रक्षा करने वाला अलग रहेगा, कोषाध्यक्ष अलग रहेगा, और अपने प्रधानमंत्री का पद चाणक्य को दे दिया था, ताकि चाणक्य ने बहुत सारी सीमाओं को एक सूत्र में बांधकर इतने अच्छे से राज्य चलाया करते थे, जो बहुत ही अद्भुत था। तो चाणक्य की किताब है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में सारी चीजों का जिक्र मिलता है, कैसे राज्य चलाया जाएगा, कैसे बाजार व्यवस्था थी, कैसे द्वारपाल रक्षा करते थे, कैसे सारी चीजों का जिक्र हमें अर्थशास्त्र में मिलती है। तो ये रहा डायनीसियस, मिस्र ने फिलाडेल्फस का राजदूत था। और एक किताब आता है पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। इस किताब के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, इस लेखक के बारे में या तो कहिए कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कोई आया होगा अपने बारे में या भारत के बारे में 2-4 शब्द लिख गया होगा, उतना चर्चित नहीं हुआ होगा। देखिए चर्चा में वो रहता है जो राजा के साथ आता है, या जो राजा जो विजयी हो जाता है, यहाँ पर एक अपना छोड़ देता है अगला, मतलब उत्तराधिकारी, उसके साथ जो लेखक आता है उसकी चर्चा ज्यादा रहती है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण होता है, वो कारनामे करके जाता है। ये शायद आए होंगे, मेरे हिसाब से शायद आए होंगे, और वो किसी राजा के साथ या किसी राजदूत के साथ नहीं आए होंगे, इसलिए इनकी चर्चा इतिहास में हमें, इस किताब के लेखक में, इस किताब में कोई चर्चा हमें नहीं मिलती है। तो ये भारत के साथ आने वाले, ये हमारा था बहुत ही एक छोटी सी टॉपिक थी, और एक दो है जो हम देख लेंगे बहुत ही आसानी से। तो एक टॉलमी थे जो भारत के भूगोल कहा जाता था, भूगोल के पिता टॉलमी। और एक दो लेखक है, जैसे टॉलमी है, प्लिनी है, टॉलमी है और प्लिनी है। इनके बारे में भी कभी कभी जिक्र मिलता है कि टॉलमी या दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था, भारत का भूगोल। और प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक उसने लिखा। भारत की प्रकृति के बारे में शायद इन्होंने लिखा होगा, पेड़ पौधे आदि सब के बारे में शायद उनका जिक्र हुआ होगा। तो ये रहा हमारा छोटा सा एक टॉपिक, जो भारत में आने वाले जो विदेशी लेखक थे, या तो विदेशी यात्री कहिए, ये आने वाले थे, जिनके बारे में हमें भारत में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में इतिहास मिलता है कि भारत उस समय कैसा था जब विदेशी यात्री आए, और जो आए और देखे, इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। और चलते चलते आपको ये बता दें कि अब हमारे विश्व भारती पटल पर कल से, हाँ दोस्तों, कल से
कल से फिजिक्स का न्यूमेरिकल चालू होने वाला है। न्यूमेरिकल कोई फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई फार्मूला आपको रटवाए नहीं जाएगा। बस क्वेश्चन देखते ही आप आंसर मारेंगे, क्वेश्चन देखते ही आंसर आपको मारेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा। और देखिएगा कि एक बार न्यूमेरिकल बता देने के बाद हम न्यूमेरिकल के चैप्टर बाय चैप्टर आप खत्म कर डालेंगे। कल से हमारा चालू होने वाला है, बहुत सारे हम कंटेंट आपको देने वाले हैं। देखना, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि और भी लोगों को लाभ मिल सके। चलते चलते यही हम धन्यवाद बोलते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।